Hello everyone, welcome to the Summer Internship Program 2020. This is Architect Pankaj Sharma. कल हमने तीसरा वीक स्टार्ट किया था जिसमें हम स्केचअप की ट्रेनिंग कर रहे हैं। कल हमने सीखा कि स्केचअप का इंटरफेस कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसके टूल्स कहाँ कहाँ पर हैं और उन टूल्स को हम किस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने वर्क स्पेस के अकॉर्डिंग। आज हम बात करेंगे वर्क स्पेस की सेटिंग्स के बारे में। वर्क स्पेस की सेटिंग कैसे करते हैं, वर्क स्पेस को हमें यूज के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से, हमारे काम करने के तरीके के हिसाब से हम उसे कैसे सेट कर सकते हैं, उसमें कि कौन कौन सी सेटिंग्स होती हैं, यूनिट्स कौन सी होती हैं, यूनिट्स हम कैसे सेट कर सकते हैं मॉडल की, और हम स्केचअप मॉडल की जो प्रेफरेंसेस हैं, जो उसके ऑप्शंस है, स्केचअप को हम किस तरह से सेट कर सकते हैं ताकि हम उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएं और उसका वर्क फ्लो हो वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। क्योंकि स्केचअप एक फेस ओरिएंटेड प्रोग्राम है, तो इसमें जितने ज्यादा फेसेस होंगे, जितने ज्यादा एजेस होंगे और जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे, उतनी ही ये फाइल जो है वो हैवी होती चली आएगी। स्केचअप वैसे तो बहुत ही इजी, बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है सीखने के लिए, बट जो उसका मेन ड्रॉबैक है वो यही है कि वो बड़े मॉडल्स को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता है। तो कई बार आप देखेंगे कि जब आपका मॉडल ऑलमोस्ट 100 MB क्रॉस कर देता है, तो जो स्केचअप है उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि एकदम से बंद हो जाना, स्केचअप में एरर्स आ जाना और स्केचअप स्लो हो जाना। सबसे जो मेन प्रॉब्लम आती है वो होता है स्केचअप का स्लो होना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि आप देखेंगे मैंने स्केचअप ऑन कर लिया है। तो जो सबसे पहले हमारी वर्क स्पेस की सेटिंग आती है वो आती है मॉडल यूनिट्स एंड टेम्पलेट्स। तो मॉडल यूनिट्स सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, आप विंडो में जाएंगे, विंडो में मॉडल इन्फो होता है, इसमें मैक्सिमम सेटिंग्स इसी के अंदर हम करते हैं। मॉडल इन्फो पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक इन्फॉर्मेशन बार खुल जाएगा जिसमें मॉडल का सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें आप एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो आप एनिमेशन की सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। क्लासिफिकेशंस पे आप देखेंगे तो क्लासिफिकेशन जितने भी आपके इसके अंदर मॉडल में लोडेड होती हैं चीज़ें, जितने भी आपके कंपोनेंट्स लोड होते हैं उन सबकी क्लासिफिकेशंस यहाँ पे आ जाती है। फिर कंपोनेंट्स में हम क्लिक करेंगे तो कंपोनेंट्स के जो तो जो कंपोनेंट एडिटिंग का जो फीचर है, तो इसमें हम डिस्प्ले की सेटिंग्स कर सकते हैं कंपोनेंट्स की एडिटिंग मोड में। फिर आता है आपका क्रेडिट्स का, फिर आता है आपका डायमेंशंस का। फिर हम डायमेंशंस को यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जैसा हम चाहें। तो फाइल है, इसमें आपको फाइल की इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाती है। फिर जियो लोकेशन आता है, इसमें जियो लोकेशन की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। इसमें रेंडरिंग आता है, रेंडरिंग में एक जो मेन फीचर है वो है एंटी एलाइज्ड टेक्सचर्स। इसका मतलब ये है कि जब भी आप टेक्सचर इसके अंदर लेके आते हैं या इसके अंदर डालते हैं, उनको हाई क्वालिटी डिस्प्ले करे या ना करे। अगर जैसे कि आपका मॉडल बहुत बड़ा हो गया है जिसमें बहुत ही ज़्यादा टेक्सचर्स हैं, तो प्रिफरेबली ये होता है कि आप इसको चेकबॉक्स ऑफ कर दें, जिससे कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये फिर इसको ग्राफिक्स प्रोसेसिंग कम लगती है टेक्सचर डिस्प्ले करने के लिए। फिर आता है आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आपके पूरे मॉडल की सारी इंफॉर्मेशन आती है, जैसे कि मॉडल में कितनी मटेरियल्स हैं, कितनी लेयर्स हैं, कितने स्टाइल्स हैं, कितने कंपोनेंट डेफिनेशन है, कितने ग्रुप्स हैं, कितने एजेस हैं, एवरीथिंग। इसमें जब आपका मॉडल ज़्यादा हैवी हो जाता है या आप बहुत लंबे टाइम तक काम करते हैं, तो कुछ अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर रह जाते हैं जो हम पहले डिलीट कर चुके होते हैं। उनकी जो डेफिनेशन है वो इसके अंदर रह जाती हैं, उनकी जो लेयर्स है वो इसके अंदर रह जाती हैं। तो पर्ज अनयूज आप टाइम टू टाइम करते रहिए कि जो भी चीज़ अनयूज है स्केचअप मॉडल के अंदर वो अपने आप पर्ज हो जाएंगी। इससे जो आपका मॉडल का जो साइज है वो भी छोटा रहता है और मॉडल काम करने में भी ईजी रहता है। फिर आता है आपका टेक्स्ट। तो इसमें जो भी आप टेक्स्ट यूज करेंगे उन सब के यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं। फिर आता है हमारा यूनिट्स। तो यूनिट्स को सेट करने के लिए आप देखेंगे इसमें दो यूनिट्स हैं हमारे पास में, एक है लेंथ यूनिट्स, एक है हमारी एंगल यूनिट्स। तो लेंथ यूनिट्स का अगर हम देखें, सबसे पहला है फॉर्मेट। तो हम फॉर्मेट में क्या क्या आ सकता है, जैसे हम ऑटो कैड में जब हम यूनिट सेट करते हैं तो उसमें हमारी जो जो ऑटोकैड में हमारे यूनिट्स आती थी, जैसे कि आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल, हम यहाँ पे भी वो सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे कि मेरा जो फॉर्मेट है वो डेसिमल में है,
तो डेसिमल में भी मैं यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ कि मैं अगर उसे इंचेस में डेसिमल रखना चाहता हूँ तो मैं इंचेस में उसे ले सकता हूँ, मैं डेसिमल में एमएम में लेना चाहता हूँ मैं एमएम में ले सकता हूँ, या फिर मैं उसे सेंटीमीटर में लेना चाहता हूँ सेंटीमीटर में ले सकता हूँ। जनरली हम जब डेसिमल यूज करते हैं तो हम एमएम में यूज करते हैं, और हम जब आर्किटेक्चर यूज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारा इंचेस में ही आ जाता है। इसके बाद में आता है प्रिसीजन। तो आप प्रिसीजन देखेंगे यहाँ पे हम प्रिसीजन कितना जा सकते हैं, 1/64 इंच तक हम प्रिसीजन पे जा सकते हैं, जो कि बहुत छोटा होता है। इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 1 mm, पर इतना छोटा हमें जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम इसको प्रिसीजन जो है वो 1/4 या 1/8 तक रखते हैं 3 mm या 4 mm के थिकनेस के लिए। फिर आता है इनेबल लेंथ स्नैपिंग। लेंथ स्नैपिंग क्या होती है, जैसे कि आप इसको अगर अब आपने इसको इनेबल कर रखा है तो जब भी आप लाइन खींचेंगे या कुछ जो भी आप रेक्टेंगल बनाएंगे उसका जो मिनिमम लेंथ होगी वो 1 इंच इसमें स्नैप कर लेगा ऑटोमेटिकली। आप मैनुअली भी उससे छोटा टाइप करके डाल सकते हैं, लेकिन मैनुअली आपका लेकिन ऑटोमेटिकली आपका वो 1 इंच तो मिनिमम स्नैप करेगा ही। तो इसमें जब हम डेसिमल में आते हैं और एमएम में लेते हैं तो आप देखेंगे कि 1 इंच में 25 mm होते हैं, तो वहां पे वो 25 mm पे स्नैप कर रहा था। लेकिन जब हम यहाँ पे प्रिसीजन में आते हैं, इसका जो प्रिसीजन देखते हैं, तो इसमें जो हमारी लेंथ स्नैपिंग है वो 1 mm पे है। तो इसका मतलब इसमें जो हमारी प्रिसीजन होगी वो 1 mm तक की होगी, एंड दैट इज मोर प्रिसाइज देन योर इंपीरियल यूनिट्स। इसलिए जब भी स्केचअप में आप डिटेल में अगर काम कर रहे हैं तो आई विल प्रिफर कि आप एमएम में काम करें, ताकि उसकी जो प्रिसीजन है वो एकदम अच्छी हो। फिर आता है हमारा डिस्प्ले यूनिट फॉर्मेट। डिस्प्ले यूनिट फॉर्मेट से क्या होता है कि आपकी जितनी भी यूनिट्स हैं उनके फॉर्मेट जो है, जैसे एमएम है कि सेंटीमीटर है, मिलीमीटर, फुट है, इंचेस है, वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती हैं जब भी आप मेजरमेंट के लिए देखते हैं, या आप टेप मेजर से मेजर करते हैं, या आप डायमेंशन डालते हैं तब। फिर आता है आपका एंगल यूनिट्स। तो एंगल यूनिट्स में सबसे पहले आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन हम इसको हमेशा 0 0 पे ही रखते हैं। 360 डिग्री का आपका टोटल एंगल होता है, तो उसमें जो आपका स्नैपिंग है वो 15 डिग्री तक हो सकती है, या उससे कम भी हो सकती है। हम प्रेफर करते हैं कि 15 डिग्री पे स्नैपिंग हो। बाकी अगर आपको और प्रिसाइज रोटेशन और एंगल्स का काम है तो आप इसे 5 डिग्री पे भी कर सकते हैं, और इसको ऑफ भी कर सकते हैं अगर आपको ये नहीं चाहिए तो ये तो थी हमारी मॉडल की यूनिट्स की बात। अब आते हैं हम टेम्पलेट्स पे। तो टेम्पलेट्स को करने के लिए आप प्रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि टेम्पलेट्स का आपका एक शॉर्टकट आ जाता है, टेम्पलेट्स का एक डायलॉग खुल जाता है। तो इसमें आप टेम्पलेट्स कोई से भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। और अगर आपको इन सबको चूज नहीं करना है तो आप खुद का भी एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो खुद का टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए मान लीजिए कि अगर हमें यहाँ पे ये लेडी नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे कोई बॉक्स से हम शुरुआत करना चाहें कि मुझे इस क्यूब जो है इस बॉक्स से मुझे शुरुआत करनी है, मैंने इसे ग्रुप बना दिया है। तो हम क्या करेंगे कि हमने इसमें मॉडल यूनिट्स और जो भी है हम अपना सेट कर लेंगे। जैसे कि मैं मॉडल यूनिट भी इसके अंदर इंजीनियरिंग सेट कर लेता हूँ, या आर्किटेक्चरल सेट कर लेता हूँ। प्रिसीजन मैंने सेट कर लिया है, इनेबल जो लेंथ स्नैपिंग है मैंने वो भी सेट कर ली है। इन सब चीज़ों को सेट करने के बाद में आप चाहें तो इसमें डिफ़ॉल्ट ट्रे भी ऑन कर सकते हैं। अगर आप अपनी ट्रे यूज़ करना चाहते हैं जब भी आप खोलें स्केचअप को, अपने टेम्पलेट को खोलें, तो आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर आप सीन भी, जो हमारे स्टाइल्स होते हैं, आप उनको भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टाइल्स भी ऑन करके एक बार आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टाइल भी चेंज कर लिया है, और मैं इसका एंगल भी थोड़ा चेंज कर लूँगा। अब क्योंकि ये मेरा सेट हो गया है, ये मेरा वर्क स्पेस सेट हो गया है, तो मैं इसको फाइल में आके सेव एज टेम्पलेट करूँगा। इसको मैं सेव एज टेम्पलेट करके इसका कोई एक नाम दे देता हूँ, जैसे कि अभी के लिए मैं टेस्ट टेम्पलेट इसका नाम दे देता हूँ। इसका डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी डाल सकते हैं, और इसका फाइल नेम जो है वो टेस्ट टेम्पलेट एसकेपी आ जाएगा। इसको मैं सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट भी कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं इसे डिफॉल्ट टेम्पलेट सेव नहीं करूँगा, और इसे सेव कर देंगे हम। तो ये सेव हो गया है हमारा। अब जब भी आप देखेंगे कि इसके अंदर जब मैं टेम्पलेट में आऊँगा तो टेम्पलेट्स के अंदर मेरा एक टेस्ट टेम्पलेट भी यहाँ पे ऑन हो गया है। तो जब आप
अपना स्केचअप यूज कर रहे हो तो आप यहाँ से टेम्पलेट चेंज करके भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा टेम्पलेट्स का। अब आता है हमारा मॉडल की वर्किंग का। तो जैसे कि आप देखेंगे अभी स्क्रीन पे, इसकी जो एजेस हैं, ये एजेस बहुत ही जैगी हो रही हैं। ये एजेस जो है वो स्मूथ नहीं है। और हम जब मॉडल कर रहे हैं, हमारे पास में अगर अच्छा पीसी है, सब कुछ है, तो भी ये हमें जो जैकेट एजेस है वो दिखाता ही है। तो इसको फिक्स करने के लिए, जैसे कि हमने आपको बताया था मॉडल इन्फो में, जब हम रेंडरिंग पे जाते हैं तो हम एंटी अलाइजिंग ऑन कर देते हैं। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है प्रेफरेंसेस में आपका ओपन जीएल सेटिंग। ओपन जीएल जो होता है वो आपका जो प्रोसेसिंग पावर है, जो आपका ग्राफिक्स प्रोसेसिंग पावर है, उसको यूज करके आपके जो ग्राफिक्स है उसको डिस्प्ले करता है। जो ऑन स्क्रीन ग्राफिक्स है उसको डिस्प्ले करता है। जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे 8x तक का ग्राफिक्स पावर है, तो मैं 8x कर सकता हूँ। कईयों के पास में जिन जो अच्छे पीसीज होते हैं या जिनके पास में अच्छे ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, उनमें यहाँ पे 16 या 32x तक होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। फिर एक इसमें सेटिंग है यूज फास्ट फीडबैक। इसको ऑन करने से आप कभी भी जैसे बहुत हाई मॉडल में काम कर रहे हैं और आपको मल्टी सैम्पलिंग भी चाहिए, एंटी अलाइजिंग भी चाहिए, तो उस टाइम पे जो फास्ट फीडबैक है ये क्या करता है कि आपके जब मूवमेंट हो रहा होता है तो उस टाइम पे इसको स्लो कर देता है, आप उसमें डिक्रीज कर देता है क्वालिटी। लेकिन जब आप ये स्टिल इमेज पे आता है तो उस समय वो क्वालिटी एकदम से इंक्रीज कर देता है। तो इससे फास्ट जो हमारा फीडबैक होता है वो फास्ट हो जाता है। फिर आता है यूज मैक्सिमम टेक्सचर साइज। अब जो भी आप टेक्सचर इसमें यूज कर रहे हैं, उसका या तो आप एक डिफॉल्ट टेक्सचर साइज जो कि आपके रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग दिखाई देगा वो कर सकते हैं, या इसमें यूज मैक्सिमम टेक्सचर साइज से आप उसको मैक्सिमम टेक्सचर साइज पे यहाँ पे शो करेंगे, तो उससे आपका जो मॉडल है वो और अच्छा दिखाई देगा। तो मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ, तो ये मुझे बोलेगा कि ये एक्सपीरियंस जो है इसका सिग्निफिकेंट स्लो हो जाएगा क्यों, बिकॉज ऑफ द टेक्सचर्स। तो अभी हम इसमें ओके करके देख लेते हैं। जैसे ही मैं ओके करूँगा आप देखेंगे कि ये सारी जो एजेस है मेरी वो बिल्कुल स्मूथ हो गई हैं, और मेरे को जो मॉडल है वो बहुत ही अच्छा भी दिखाई दे रहा है। तो ये था हमारा प्रेफरेंसेस में। आपका मॉडल अगर कभी स्लो भी होता हो, अगर आपका मॉडल कभी स्लो हो रहा हो, या आपके जो मॉडल है वो बहुत बड़ा अगर फाइल बन गई है और उसमें ये सब दिक्कतें आ रही हैं, स्लो डाउन की और मूवमेंट की, तो उसमें आप यहाँ पे इन सब दोनों सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। और इसका एक छोटा एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। आप देखेंगे मैंने स्क्रीन पे एक मॉडल मैंने ऑन कर लिया है, जो कि मेरा एक बेसिक प्रोजेक्ट था इसमें इंटीरियर का। अब मैं इसमें मूव, अगर मैं इसके सीन को मूव करता हूँ तो ये कितना जैकेट है और कितना टाइम ले रहा है, क्योंकि ये मॉडल की ऑलमोस्ट जो फाइल है वो 100 MB से अबव है। और इसमें जो आप ये देखेंगे, जैसे ही मैं मूव करता हूँ तो जो कंपोनेंट्स हैं वो बॉक्सेस में दिखाई देने लगते हैं, जो कि आपको बाद में इरिटेट भी कर सकते हैं जब आप बड़े मॉडल बनाते हैं। तो इसको अगर हमें अपना वर्क फ्लो फास्ट करना है तो उसके लिए जो मैंने आपको सेटिंग्स बताई, जैसे मॉडल इन्फो में आके आप यूज एंटी अलाइजिंग सेटिंग्स है, इसको बंद कर देंगे। ये थोड़ा टाइम ले सकता है क्योंकि 100 MB का मॉडल है। तो जैसे ये हो गया, आप देखेंगे कि ये सब टेक्सचर जो मेरे हैं वो सारे पहले से थोड़े से लो क्वालिटी हो गए हैं। अब मूव करने पे मेरे को थोड़ा सा कम टाइम लग रहा है। अब इसी में वापस मैं प्रेफरेंसेस में आके, और ये जो 8x हमने किया था इसको मैं 1x ले लेता हूँ फॉर द टाइम बिंग, एंड जो मैक्सिमम टेक्सचर साइज है उसको भी हम ऑफ कर देते हैं। जैसे ही मैं इसे ऑन करूंगा, तो ऑन करने के बाद देखेंगे इसमें आपकी लाइंस जो है वो सब जैकेट आने लगी हैं। लेकिन अभी भी हमारा जो मॉडल है वो हैवी है, पर इसमें जो पहले की तरह जितने ज्यादा हमारे क्यूब्स थे वो इतने सारे क्यूब्स नहीं आ रहे हैं, थोड़े कम हुए हैं। इसको और अगर आपको स्मूथ करना है, इसको अगर आपको और स्मूथ करना है अपने मॉडल को, तो फिर हम आते हैं अपने स्टाइल्स पे। जब आप स्टाइल्स पे जाएंगे, स्केचअप का जो अपना एक ट्रेडमार्क व्यू है कि जिसमें ये बाहर की जो प्रोफाइल्स हैं वो हैवी दिखती हैं और अंदर की लाइंस जो हैं वो सॉफ्ट दिखती हैं, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे स्टाइल्स में आके। इस स्टाइल्स में मैं एडिट करूंगा, तो एडिट करेंगे, आप देखेंगे पहले एज सेटिंग्स है। एज सेटिंग्स में आप देखेंगे पहले फर्स्ट है एजेस और दूसरा है प्रोफाइल्स। तो अगर मैं प्रोफाइल्स अगर इसमें ऑफ कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा प्रोफाइल्स थी मेरी वो सब ऑफ हो गई हैं। इन प्रोफाइल्स को अगर मुझे ऑन रखना है तो मैं इनको 1
जो है इसकी थिकनेस 1 भी रख सकता हूँ, और एजेस को मैं यहाँ से ऑफ भी कर सकता हूँ अगर मुझे एजेस नहीं चाहिए तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने ये दोनों सेटिंग करी, मेरा जो मॉडल है वो पहले से थोड़ा बेटर हो गया है और पहले से थोड़ा सा इजी मूव कर रहा है। इवन मैं प्रोफाइल भी इसमें बंद कर देता हूँ तो मेरा जो मॉडल है वो और भी स्मूथ हो गया है। अब मैं इसमें और अच्छे से काम कर सकता हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके एजेस दिखेंगे और जितने ज़्यादा आपके मॉडल में ग्राफिक्स दिखेंगे उतनी ही ज़्यादा इसको टाइम लगेगा उनको प्रोसेस करने में। और ये जो प्रोफाइल बंद करके जो आपका व्यू आता है वो भी आपका ऑलमोस्ट रेंडरिंग जैसा व्यू आता है, जिसमें आपको एजेस नहीं दिखती हैं, आपको क्लीन फेसेस दिखते हैं और कोई भी लाइंस आपको नहीं दिखती हैं। इसमें मैंने कुछ सीन्स भी सेट किए हुए हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि एक ये बेडरूम का सीन है और ये ड्राइंग रूम का दूसरा सीन है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे हम इन एंटिटी इन्फो एंड मॉडल इन्फो की। तो एंटिटी इन्फो एंड मॉडल इन्फो में जब आप आएंगे, अभी के लिए तो मैं इसका जो वापस जो सेटिंग्स हमने की थी प्रेफरेंसेस में, मैं उनको हाई क्वालिटी पे कर देता हूँ ताकि आपको वीडियो में अच्छे से समझ में आए। अब हम बात करते हैं एंटिटी इन्फो की। एंटिटी इन्फो क्या है? तो जब हम टूल्स में जा हम डिफॉल्ट ट्रे ऑन करते हैं तो इसमें सबसे ऊपर आप देखेंगे एंटिटी इन्फो। एंटिटी इन्फो क्या होती है कि जो भी आपकी यहाँ पे लाइन है, कोई भी एंटिटी है, कुछ भी आप इसमें डाल रहे हैं, बना रहे हैं, या फिर कहीं से भी बाहर से कोई कंपोनेंट लेके आ रहे हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें इस बॉक्स में मिल जाती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरे को इस लाइन की जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे मिल जाएंगी। ये लाइन जो है मेरी, उसकी लेंथ कितनी है, वो सॉफ्ट है, स्मूथ है, अगर हम सॉफ्ट करना चाहते हैं उसे सॉफ्ट कर सकते हैं, स्मूथ करना चाहते हैं स्मूथ कर सकते हैं, उसको बंद करना है, हाइड करना है, ऑन करना है, ऑफ करना है, हम कर सकते हैं। आप इसको अनहाइड भी कर सकते हैं, और ये शेडो कास्ट करेगा या नहीं करेगा वो भी हम यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसे डोंट कास्ट शेडो पे करता हूँ तो इसकी शेडोज नहीं आएंगी, और मैं कास्ट शेडोज पे करता हूँ तो इसकी शेडो आएंगी। इसका एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। मैं एक और यहाँ पे क्यूब बना लेते हैं और इसको मैं ग्रुप बना के रख लेता हूँ। तो आप देखेंगे अब मेरे पास में यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं। तो एंटिटी इन्फो में आप देखेंगे दो ग्रुप्स मेरे पास में आ गए हैं। तो पहला जो ग्रुप है वो सॉलिड ग्रुप इन वन मॉडल। तो ये जो है ये आपका एक ही ग्रुप है इस पूरे मॉडल में, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा सॉलिड ग्रुप। अब वन इन मॉडल मतलब कि आपका पूरे मॉडल में कितने ग्रुप्स हैं ये काउंट करके भी हमें दिखा देता है। अगर जैसे मैं इसे कॉपी करता हूँ और फिर मैं इसको किसी एक को सिलेक्ट करता हूँ तो ये दिखाएगा कि जो सॉलिड ग्रुप है आपका ये वाला, वो इस पूरे मॉडल में दो है। तो ये भी एक बहुत हैंडी है हमारे पास टूल इन सबको यूज करने के लिए। यहाँ से इंफॉर्मेशन हमें काफी मिल जाती है। फिर आती है इसकी लेयर्स, कि हम इसमें किस लेयर में इसे हमने डाला है। फिर इंस्टेंसेस, अगर हम इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं या इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो हम इसमें दे सकते हैं। फिर आता है टाइप। अब ये जो टाइप है, इसमें हम इसका एक नया टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं या इसको किसी और प्री डिफाइंड टाइप में डाल सकते हैं। जो क्लासीफायर्स हैं उन पे हम बात करेंगे आगे वाली वीडियोस में, ये उसकी इसमें वो सेटिंग्स होती हैं। फिर आता है आपका वॉल्यूम, कि इस क्यूब का वॉल्यूम कितना है। अगर ये मेरा फ्लैट सरफेस होती और मैं इसको सिलेक्ट करता, तो आप देखेंगे कि सिर्फ सरफेस को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो सरफेस का मुझे सरफेस एरिया भी दिखा देता है यहाँ पे, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है स्केचअप की। अगर आपको जल्दी से कुछ देखना है, अगर आपको देखना है कि इस क्यूब का मेरा ये सरफेस एरिया कितना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा सिर्फ इस सरफेस पे और मेरे को इसका भी सरफेस एरिया यहाँ पे मिल जाएगा। अब जो हम बात कर रहे थे इसमें शेडो की, तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं, मैंने इसकी शेडोज ऑन कर रखी है, मैं इसकी शेडोज को ऑफ कर देता हूँ तो अभी आप यहाँ पे कोई फर्क नहीं देख पाएंगे। मैं जैसे ही व्यू से शेडोज ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरी एक क्यूब की शेडोज तो आ रही हैं, पर दूसरे क्यूब की शेडोज नहीं आ रही, क्योंकि मैंने इसकी शेडोज ऑफ कर रखी हैं। मैं ऑन करता हूँ तो इसकी शेडोज भी आने लगेंगी। तो ऐसा आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं जिसकी आपको शेडो कास्ट नहीं करनी है। दूसरा, आपका ये जो क्यूब है ये शेडो रिसीव करेगा या नहीं करेगा। जैसे अगर मैंने इस पे, अभी आप इस वाले क्यूब की शेडो इस वाले पे देख सकते हैं। अगर मैं इसको टॉगल कर देता हूँ
तो अब इस क्यूब की शेडो इस पे नहीं आएगी। ये तब हमारा काम आता है जैसे कि हमें कोई बिल्डिंग है, हमें उसका व्यू लेना है और उसकी जो दूसरी बिल्डिंग उसके साथ वाली है वो इसके ऊपर शेडो डाल के इसका एक नेगेटिव इफेक्ट अगर हमें मिल रहा है तो हम उस बिल्डिंग को ग्रुप बना के उसकी शेडो, उस पर कास्ट शेडोज का ऑप्शन बंद कर देंगे, तो हमें उस पर वो शेडोज नहीं आएंगी। लेकिन वो है आपका मैनिपुलेट करना। हम जनरली मैनिपुलेट नहीं करते, क्योंकि हम जब रियलिस्टिक व्यूज में जाते हैं, जब आर्किटेक्चर में जाते हैं, तो आर्किटेक्चर में आप रियल लाइफ में देखेंगे कि हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कास्ट शेडोज करता ही है, और सब हर ऑब्जेक्ट की एक शेडो होती ही है, चाहे वो आपका ग्लास ही क्यों ना हो। अगर आप ग्लास पे भी देखेंगे तो ग्लास की भी एक अपनी एक शेडो होती है, बहुत लाइट, लेकिन उसके अंदर भी शेडो होती है। तो ये था हमारा एंटिटी इन्फो का। अब हमने एंटिटी इन्फो में अब देखेंगे कि मैं दो सॉलिड्स को एक साथ में किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है, तो एंटिटी इन्फो में हमें सिर्फ दो सॉलिड्स दिखाएगा, और बाकी की जैसे इन्फॉर्मेशन हम देख रहे थे जिसमें हमें क्यूब का वॉल्यूम और वो सब, वो इसमें ऐड ऑन करके हमें नहीं दिखाएगा। तो ये था हमारा सेटिंग अप द वर्कस्पेस, मॉडल इन्फो एंड एंटिटी इन्फो। एंटिटी इन्फो में हम दो तीन चीजें और कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पे जो लेयर्स हैं वो अभी यहाँ पे सिर्फ एक लेयर है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे दो तीन लेयर्स और ऐड कर देता हूँ इसके अंदर, तो ये जो हमारा ग्रुप है, ये अभी जो है एंटिटी इन्फो में आप देखेंगे कि ये लेयर 0 में है। तो हम डायरेक्टली इस ग्रुप को यहाँ से लेयर चेंज कर भी सकते हैं और हम उसको दूसरी लेयर में डाल देंगे। जब ग्रुप्स में आप लेयर डालें तो आप ये देखिएगा कि जो हमारा पूरा ग्रुप था जो बाहर से था वो पूरा एक लेयर में था, लेकिन अंदर जितनी भी लेयर्स हैं, जितनी भी एंटिटीज हैं, वो अभी भी इंडिविजुअली हमारी अदर ग्रुप में है, अदर लेयर में है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को सिलेक्ट करके इसको अंदर से भी सेम लेयर में डाल देते हैं, और आप देखेंगे कि अब ये मेरा जो है वो पूरा एक ही लेयर में आ गया है, और ये सॉलिड कंपोनेंट भी है। दूसरा, आप जब भी ज्योमेट्री बनाएं, जब भी आप स्केचअप में आर्किटेक्चरली कोई वॉल्स बनाएं या फिर फ्लोर्स बनाएं, तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि वो सॉलिड ज्योमेट्री हो। अगर वो सॉलिड ज्योमेट्री नहीं है, जैसे कि यहाँ पे शो नहीं करता है अभी, तो आप उसमें फिर सॉलिड टूल्स का यूज नहीं कर सकते हैं। और प्लस उसके अंदर जब आप एडिटिंग करेंगे, आप विंडोज निकालेंगे या ओपनिंग्स बनाएंगे, तो आपको वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे कि अगर मैं इसमें से एक फेस डिलीट कर देता हूँ, तो मेरा ये हॉलो है, अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे को सिर्फ एक ग्रुप दिखा रहा है, एंटिटीज का ग्रुप है, लेकिन ये सॉलिड ग्रुप नहीं है। तो हम इसमें वो सॉलिड की जो हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज की, वो हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। पर इस जो ये दूसरा टूल है, ये सॉलिड ग्रुप दिखा रहा है, तो हम इसको अंदर यूज कर सकते हैं। तो गाइस, आज के टॉपिक में इतना ही था। आज का और कल का जो हमारा टॉपिक था, इन दोनों का जो मेन मोटिव था ये था कि आप स्केचअप से अच्छी तरह फेमिलियर हो जाएं, स्केचअप में कितनी सेटिंग्स होती हैं और किस किस तरह से सेटिंग्स का यूज करते हैं हम अपने आर्किटेक्चरल मॉडल्स के लिए, उन सबको आप देखें, उन सबको आप समझें, ताकि जब हम इसमें आगे एडवांस की बात करें, जैसे कि अब हम जो कल हमारा सेशन है टूल्स का सेशन है, तो जब हम टूल्स की बात करेंगे तो टूल्स की सेशन में आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि अगर मैं कहीं पे सेटिंग कोई चेंज करता हूँ या मेरी कोई सेटिंग चेंज हो रही है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। इसलिए हमने जो 2 दिन थे इसके अंदर दिए। अब जो कल हम सीखेंगे उसमें हम 4 मेन टॉपिक्स सीखेंगे, जिसमें पहला है आपका टूल्स के इंट्रो। जितने भी टूल्स हैं, टूल सेट्स हैं और टूल बार्स हैं, उन सब के इंट्रो और उनको यूज करने का तरीका, उनको यूज कैसे किया जाता है, और उनमें सबसे ज्यादा यूज होने वाले टूल्स कौन से हैं वो मैं आपको कल बताऊंगा। फिर दूसरा हम सीखेंगे शॉर्टकट्स, कि जो शॉर्टकट्स हम यूज करते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने बाकी कहीं पे क्लिक नहीं किया था जब मैं ग्रुप बना रहा था, मैंने सिर्फ जी जो कमांड है, मेरा शॉर्टकट है, मैंने वो क्लिक किया और मेरा ग्रुप बन गया। तो ऐसे ही कुछ शॉर्टकट्स हैं जो हमें स्केचअप में पता है, स्केचअप में प्री डिफाइंड आते हैं, और कुछ शॉर्टकट्स हैं जो हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कल हम स्केचअप में शॉर्टकट्स के बारे में बात करेंगे। फिर आएगा हमारा इंटरसेक्ट टूल के बारे में। इंटरसेक्ट टूल जो मैंने आपको पहले इंट्रो वीडियो में बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, इससे आपके मैक्सिमम फेसेस की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती हैं। जब आप कैड ड्राइंग्स को इंपोर्ट करते हैं तो उस टाइम पे जो
आपके फेसेस में प्रॉब्लम्स आती हैं, फेसेस बनाने में जो प्रॉब्लम्स आती है वो वहाँ पे हम ठीक कर सकते हैं इंटरसेक्ट टूल्स के लेके। इस इंटरसेक्ट टूल में भी 3 टाइप के टूल्स होते हैं, हम उन तीनों टाइप्स के कल बात करेंगे और उन तीनों टाइप्स को यूज कैसे करते हैं अलग अलग कंटेक्स्ट में हम वो भी देखेंगे। हम टूल्स पे कल बात करेंगे, उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है आपकी ड्राइंग टूल्स, जिसमें कि जितने भी हमारे ड्राइंग टूल्स हैं जैसे रेक्टेंगल है, सर्कल है, लाइन कमांड है, ये सब जो टूल्स हैं ये सब ड्राइंग टूल्स में आते हैं, तो इन सब की एक कैटेगरी हमने अलग बनाई है। फिर दूसरा आता है मैनिपुलेशन टूल्स। मैनिपुलेशन टूल्स में जो भी आपके एक्सट्रूड टूल्स हैं या आपके ऑफसेट टूल्स हैं जिससे कि हम ज्योमेट्री को मैनिपुलेट करते हैं, हम उसको एक अलग कैटेगरी में डाला है और वो हम एक अलग कैटेगरी में कल सिखाएंगे। फिर तीसरा आता है आपका डिस्प्लेइंग टूल्स, जिसमें कि आपका कैमरा आ गया है, व्यू पोर्ट आ गया है, आपके वॉक अराउंड टूल्स आ गए हैं और आपके सीन टैब्स आ गए हैं। तो इन सबको हम कल डिस्प्ले टूल्स में सीखेंगे। तो गाइज आई होप कि आप लोग इसको थोड़ा सा सीरियसली ले रहे होंगे। तो गाइज आज का हम वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू।